हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम देख रहे थे सेल, हमने स्टार्ट किया था सेल, हमने सेल क्या होती है सब कुछ देख लिया, किसने कॉइन किया है वो भी देख लिया था, डिस्कवरी कैसे हुई क्या हुई वो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने देख ली। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की, हमने वो भी देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना रहता है, क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, बहुत कुछ हमने देखा। अब हमारा दूसरा टॉपिक था कि सेल किससे बनी हुई रहती है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो आज हम वही करेंगे, न्यूक्लियस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? पहली बात तो न्यूक्लियस को ना ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल यानी कि सेल का दिमाग, न्यूक्लियस को कहते हैं। तो मतलब अब इतने बड़े बड़े टर्म्स अगर किसी चीज के लिए यूज किए हैं, इसका मतलब है कुछ तो भी तो खास होगा ही उस चीज में। तो है, बहुत कुछ खास है। पहले तो हम देख लेते हैं न्यूक्लियस दिखता कैसे, होता क्या है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं उसी तरीके से, बड़ा अजीब होता है। अब ये जो साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं ब्लू कलर का, यही एग्जैक्टली सेल ऐसी रहती है। तो सेल के ये देखिए ना, बाहर तो हमारा सेल मेम्ब्रेन आ गया अभी जो हमने पढ़ा। अब इसके जो अंदर ये सारे नूडल टाइप स्ट्रक्चर और पता नहीं कैप्सिकम, पता नहीं क्या क्या है इसमें, टोमेटो वोमेटो बहुत कुछ दिख रहा है मुझे, मतलब इस तरीके से। तो ये सब जो है वो सेल के ऑर्गन्स है, यानी इनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये सारी जो चीजें ना जो बीच में एक लिक्विड जैसी चीजों में मौजूद होती है, सूप जैसी, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहता है। अब इसके अंदर जो अब और बीच में स्ट्रक्चर दिखते हैं एकदम कोर में, वो न्यूक्लियस होता है। एकदम जैसे प्लैनेट्स बनता है ना, उसी तरीके से सेल भी बनती है। इससे तो बोलते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि जो यूनिवर्स में वही चीज हमें हमारे अंदर भी दिखती है। खुद देखिए प्लैनेट के तरह ये जो कोर है, वहां पे कोर होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब उसके भी अंदर चीजें रहती हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी चीजें हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो है ये न्यूक्लियस था। तो चलो अब अंदर हम बात करते हैं कि क्या होता है ये। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल रहता है, कह सकते हैं सेल का ब्रेन रहता है। और क्या, और ये कंट्रोल सेंटर रहता है ऑफ द ब्रेन, न्यूक्लियस जो है। ऑब्वियसली अब कोई किसी चीज को तुम कोर बोलोगे तो इंपॉर्टेंस तो बढ़ी जाएगी उस चीज की। देखते हैं उसको कोर क्यों बोलते हैं हम। सबसे पहली बात तो इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस ऐसे हैं कि इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द राइबोसोम्स। अब ये सब होता क्या है मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द राइबोसोम्स, सेकेंडली इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, एंड थर्डली इट हेल्प्स इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। अब क्या रहता है ना कि जैसे आपको एक चीज तो मालूम ही रहेगी कि अपने जो आरबीसीज है, हमारा जो खून है, वो इन एवरी 120 डेज बदलता है। Imagine a journey, a cycle, one that's happening right now within you, the life cycle of a red blood cell. It's a fascinating tale, beginning in your bone marrow. Here, a cell called a hemocytoblast evolves into a reticulocyte over a span of 7 days. Next, the reticulocyte enters the bloodstream, maturing into a red blood cell within a day. It's now ready to take on a vital role, carrying oxygen to every corner of your body. For about 120 days, it embarks on this vital mission. But no journey can last forever. The red blood cell, now old and worn out, is swallowed by a macrophage in the spleen or liver. Its components are recycled, and a new life cycle begins. Intriguing, isn't it? The journey of a red blood cell, a cycle we rarely think about, but one that never stops. It's the silent, ceaseless rhythm of life happening right inside you. मतलब खून तो रहता ही है हमारे पास, ऐसा थोड़ी कि आज पुराना खून है कल उठोगे तो एकदम नया ही खून आ जाए, ऐसा नहीं है। पर हर एक जो आरबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल, जो एक एक सेल है, वो एवरी 120 डेज बाद न्यू आती है। मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है बेसिकली 120 डेज का ही रहता है। इसीलिए कभी आपने कोई ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी कोई दवाई ली हुई होगी जो कि ब्लड डोनेशन के लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसी होती है मेडिसिन बहुत कुछ डिसीजेस के लिए, जिसको आप वो लेके आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में भी वो जो मेडिसिन के जो केमिकल्स हैं वो घुस जाते हैं, ये रीजन होता है। तो काफी बार डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन कैंप वाले क्या बोलते हैं कि आपने कोई खास कोई ट्रीटमेंट या इस तरीके के केमिकल्स लिए हैं क्या,
तो आप अगर हाँ है इसका आंसर कि हाँ मैं उस ट्रीटमेंट में था, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अच्छा तो आप एक काम कीजिए 120 दिन रुकिए, 120 दिन के बाद आप आइएगा। तो वो क्यों बोलते हैं 120 दिन? क्योंकि 120 दिन बाद नया खून आता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आरबीसीज भी तो एक सेल है ना, खून भी तो एक सेल है, खून के अंदर जो आरबीसीज है वो भी एक सेल है। तो वो सेल अगर 120 डेज में वापस आ रही है, इसका मतलब है कि वो सेल रिप्रोड्यूस कर रही है, वो सेल डिवाइड हो रही है और नई सेल आ रही है। और ये एवरी 120 डेज, जब से हम बॉर्न हुए हैं तब से ये चीज तो हमारी बॉडी कर ही रही है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और ये भी एक फैक्ट है कि हर 7 साल में आप पूरे बदल जाते हो, आप पूरे चेंज हो जाते हो, ऊपर से लेके नीचे तक। आपकी जो सेल्स है वो न्यू आती है, न्यू जनरेट होकर एक न्यू फ्रेश सेल बनती है। एवरी 7 ईयर्स यू आर अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, सेल डिवाइड हो रहा है और उसका कारण न्यूक्लियस है, तो इसीलिए न्यूक्लियस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सेल, यहाँ जो आप जैसे पिक्चर देख रहे हो सेल डिवीजन का पिक्चर है, सेल इसी तरीके से डिवाइड होती है। और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन को ही है, ये जो डिवीजन होता है ना उसी को हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एक तो नॉर्मल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल अगर रिप्रोड्यूस होती है उसको वो वाला रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रिपेयरिंग इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एक टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है, ठीक है। वो एक टाइप ऑफ प्रोटीन रहता है जो कि आपको उस प्रोटीन के कारण आपके डीएनए और आरएनए वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे अंदर डीएनए रहता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह इन सब में आरएनए रहता है, इसलिए हम ज़्यादा उच्च वर्गीय लोग हैं इंसान। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को भी अगर डिवाइड करना है तो भी राइबोसोम लगता है वहाँ पे। राइबोसोम एक एंड में मौजूद रहता है डीएनए के, दूसरे एंड में मौजूद रहता है और डीएनए जिप के तरह खुलता है और रिप्रोड्यूस होता है। इसको इसीलिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि न्यूक्लियस ही राइबोसोम बनाता है। अगर राइबोसोम नहीं तो डीएनए का रिप्रोडक्शन नहीं, डीएनए का रिप्रोडक्शन नहीं तो न्यूक्लियस अलग नहीं होगा, न्यूक्लियस अलग नहीं होगा तो सेल अलग नहीं होगी। ये ऐसा स्ट्रक्चर चलता है एक्चुअली। तो इसीलिए ये जो पूरा है अपना न्यूक्लियस इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। आगे और देखते हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर वक्चर भी तो देखेंगे। तो अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो न्यूक्लियस क्या है ना, एक डबल लेयर कवरिंग के साथ मौजूद रहता है। जैसे हमारे सेल में प्लांट सेल डबल लेयरिंग कवर के साथ थी, एक तो मेम्ब्रेन था, दूसरा उसके ऊपर सेल वॉल भी था, उसी तरीके से हमारे अंदर न्यूक्लियस में ये चीज रहती है। न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड कवरिंग के साथ रहता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स भी रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाई थी, यहाँ पे आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, ये ऐसे पोर्स जैसे थे, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पोर्स थे। तो ये पोर्स के होने से क्या होता है, ये कुछ कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करता है आने में और कुछ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करता। अभी कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ करता है, ऐसे देखा जाए तो ये सिर्फ राइबोसोम्स वगैरह को अलाउ करता है, डीएनए को अलाउ करता है, आरएनए को अलाउ करता है, इन्हीं चीजों को ये अलाउ करता है जो न्यूक्लियस के पोर्स रहते हैं। बाकी भी कुछ होंगे बट वो हाई लेवल की चीजें। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म जहाँ पे भी आता है ना उसका मतलब होता है लिक्विड, सूप जैसा कोई लिक्विड। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे सूपी स्ट्रक्चर हमें दिख रहा था, वहां पे सब बहुत कुछ मौजूद था, सूप जैसे जो था वो था साइटोप्लाज्म। उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस का पार्ट है तो न्यूक्लियो नाम जाएगा प्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है एंड न्यूक्लियर मटेरियल। अब जो ये न्यूक्लियस रहता है वो हमारे आरएनए और कुछ प्रोटीन से बनता है। अब इसके भी अंदर रहते हैं यानी जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर रहता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है डीएनए, और डीएनए के अंदर रहता है जीन्स। तो आप देख सकते हो जीन्स तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत नेट में भी बहुत चल रहा है कि भाई हम सब एक कोड से आए हैं, वो कोड जीन्स होते हैं, वो डीएनए में होता है। ये एक्चुअली होता है, हमारे जो भी कोड्स लिखे जीन्स में लिखे रहते हैं जो डीएनए का पार्ट रहता है। तो हमारे जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, हम कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे, ये जो जीन्स में लिखी हुई बातें हैं तो ये सब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहते हैं, इसीलिए हम इसको कोर बोलते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में ये इमेज देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका क्रोमोसोम निकाला हुआ है बाहर, जैसे मैंने अभी पूरा आपको एक्सप्लेन किया था
कि क्रोमोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो इस एक्स जैसा जो स्ट्रक्चर है बस वैसे ही क्रोमोसोम्स दिखते हैं, और इसके अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब आगे मैंने एक्चुअली आपके लिए एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। ये इस फ्लो चार्ट से आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इसमें ये वाले टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर है एंड सब कुछ बहुत सिमिलर साउंडिंग चीज़ें हैं, तो एकदम से कन्फ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए मैंने ये रेडी किया है। जैसे कि न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है जिसके अंदर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे ही न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हटा दो तो उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं। अच्छा, और इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा वो राइबोसोम्स वगैरह बनाते हैं। फिर क्रोमोसोम्स आते हैं। अब क्रोमोसोम के तुरंत बाद डीएनए आते हैं क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन्स होते थे। सब एक के अंदर एक ऐसा रहता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आपको मेंशन की है, नोट डाउन करने वाली चीज है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड में मैंने लिखा है कि जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स होता है, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस जो है इट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स, एंड जो जीन्स है वो अपनी जेनेटिक मटेरियल होती है। तो इसीलिए डीएनए जो है उसका मौजूदगी न्यूक्लियस में रहता है, इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है। सारा का सारा डीएनए या कह सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट रहता है। भाई मतलब लिटरली मैं तो कहूँगी इंसान की पूरी कुंडली लिखी रहती है इसमें, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, कौन सी डिसीज होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कैसे आई कलर होगा, हेयर कलर होगा, स्किन कलर होगा, सब कुछ इसी में लिखा रहता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं एक अजीब चीज की। तो ये अजीब चीज क्या है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, हमारे अंदर मतलब सेल्स जो हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे आते हैं यूकैरियोट्स। तो मैं सबसे पहले आपको इमेज दिखा देती हूँ एक। तो ये जो इमेज है आप जैसे देख सकते हो, ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे वायरस है। अब ये वायरस देख के मेजॉरिटी लोग यही सोचेंगे अरे ये तो कोविड का वायरस है। आप वो भी ले सकते हो एग्जाम्पल, वो भी तो वायरस ही है। तो बट यहाँ पे मैंने कोई भी वायरस लिया है। तो ये एक वायरस है और ये बैक्टीरिया है। तो ये जितने भी दो चीजें हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये तो सिर्फ सेल होती है, तो और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी सेल होती है और वो पूरे के पूरे कहते हैं ना एक पूरा प्रलय जैसी हालत कर देती है। क्योंकि वायरस ने तो पूरा अपना, जब कोविड हुआ था तब तो बहुत बुरी हालत कर दी थी सबकी, जबकि सिर्फ एक छोटी सी सेल है। तो ये बेसिकली क्या है कि इस तरीके से हमने सेल को डिवाइड किया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो प्रोकैरियोट्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो एब्सेंट रहता है। मतलब इन प्रोकैरियोटिक सेल्स कह सकते हैं इनको, या फिर प्रोकैरियोट्स, इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं रहता है। तो फिर आप बोलोगे इनमें फिर होता क्या है, कहाँ रहता है इनका जेनेटिक मटेरियल, इनका कोड कहाँ लिखा रहता है कि इस तरीके का बनेगा, ये इन्फेक्शन देगा। कैसा होता है कि ये सिर्फ जैसे यहाँ पे दिखा है ना, एक सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है गोल, और उसके अंदर जो रहता है न्यूक्लियोइड रहता है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब कुछ रहता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वो सब कुछ जैसा सूप जैसा स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। उसके अंदर उनके आरएनए या उनके डीएनए वो घूमते रहता है। जैसे जो डीएनए है, डीएनए वाली जो चीज़ें बहुत कम रहती है, जनरली बैक्टीरिया वायरस डीएनए के होते नहीं है, बट जस्ट एक आध वायरस डीएनए का होता है। फॉर एग्जांपल HIV वायरस, उसके अंदर डीएनए होता है हमारे तरह। बाकी सब में आरएनए रहता है, इसलिए वो हमसे छोटे रहते हैं, हमसे कम रहते हैं, हम ज़्यादा शक्तिशाली उनसे जेनेटिक मटीरियल वाइज। तो उनके जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें वो उनके बॉडी में ऐसे ही फ्रीली मूविंग होता है उनके बॉडी में, जिसको हम एसिड जो है इट कंटेन्स अनडिफाइंड न्यूक्लिक एसिड, और उसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड के तरह मौजूद रहता है हमारे बॉडी में। कैसे स्ट्रक्चर्ड थे सारी चीज़ें, उनके इसमें ऐसा नहीं रहता। और प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दो तरीके की सेल्स थी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब जो ऑब्वियसली प्रो है उसका मतलब प्रिमिटिव, यानी कि बहुत पहले से आए हुए हैं,
ऑर्गेनिजम्स है जो धरती में सबसे पहले मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सबसे पहले अर्थ में जो जिनका वास हुआ वो एक्चुअली बैक्टीरियाज थे, उसके बाद जाके बाकी लोगों का आना हुआ या आगमन हुआ। तो सबसे पहले तो ये लोग आए थे, इसलिए इनको प्रिमिटिव कहते हैं। बहुत पहले से ये है, न जाने कितने साल पहले से ये मौजूद है अर्थ में। तो बस उस तरीके से। अच्छा, और इन मेनी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल is associated with membrane but plastids are absent। अब प्लास्टिड जो रहता है ना वो बेसिकली क्या है, प्लास्टिड्स आप कह सकते हो बैक्टीरिया के अंदर बैंगल है, एक बैंगल, उसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। अब इसके जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर रहता है, वो गोल शेप में रहता है बैंगल की तरह, तो वो जो है वो एब्सेंट रहता है। तो इस तरीके से एक्चुअली ये दोनों रहता है। अच्छा, अब वायरस की भी ना एक बड़ी फनी कहानी है। ये जो वायरस आप देख रहे हैं इसकी बड़ी फनी कहानी है। पहले तो लोगों को समझ नहीं आता था कि वायरस नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग है, क्योंकि ये ना बहुत ऐसे लुप्त रहता है, एकदम ही डोरमेंट स्टेज में रहता है वायरस। आपको कहीं भी पड़ा हुआ दिखेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये वायरस है। तो वायरस हमें दिखते नहीं है, बट इन केस वायरस को थोड़ा बड़ा कर दो, वो हम देख पाए, तो अगर हम देख पाए कि हमें लगे ये तो कुछ भी ना मूव कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना ऑक्सीजन ले रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा लगेगा कि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। बट द मोमेंट इट फाइंड्स इट सूटेबल सराउंडिंग्स या फिर द मोमेंट इट इन्फेक्ट समवन, तो वो सडनली जाके अपना पूरा का पूरा एक्शन दे देता है, और इतना एक्शन देता है कि कोविड नाम की बीमारियां हो जाती हैं और प्रलय आ जाती है। तो वैसे तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रोकैरियोट ही है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है वायरस में कि दे लैक मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन नहीं रहती, और इसीलिए ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अजीब रहते हैं। ये समझ नहीं आते भाई ये लिविंग है, नॉन लिविंग है क्या, ये किस खेत की मूली है, उस टाइप का हो जाता है। वायरस की बहुत अजीब कहानी होती है, और उसके बाद वो इन्फेक्ट कैसे करता है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि वो वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है एक सेल को। हाँ, तो अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या है। तो प्रोकैरियोटिक तो अभी आपने जान लिया कि जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली वो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है, उसमें सब कुछ ऐसे ही मौजूद रहता है। आपके टेक्स्ट बुक्स में डायग्राम्स भी काफी अच्छे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, उसी तरीके से रहता है, बस कुछ इतना कुछ मुझे तो खास नहीं लगता वो। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली क्या रहती है, इसकी जो सेल है इसकी जो साइज है बहुत स्मॉल रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। खुद देखिए ना बैक्टीरिया वायरस कितने छोटे छोटे रहते हैं, तो ये बहुत ही छोटे रहते हैं, मतलब 1 to 10 नैनोमीटर के रेंज में रहता है। और अपने जो यूकैरियोटिक सेल है, सबसे पहले तो यू को हम ट्रू भी कहते हैं, ट्रू, तो ये ट्रू सेल है, मतलब ये असली सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल यानी कि हमारी सेल्स जो है उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस मौजूद रहता है। तो उसका जो साइज है ये सबसे पहले तो बड़ा रहता है, ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया और वायरस से तो बड़ा ही रहता है। दूसरा जो है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड, कोई डिफाइंड ही नहीं रहता। जैसे मैंने अभी कहा न्यूक्लिक एसिड रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है, उसी वही है बस उनका जो है, तो और उनमें कोई मेम्ब्रेन भी नहीं रहती, तो उनमें ऐसा पुअरली डिफाइंड रहता है। लेकिन हम में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है विद अ मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग इनसाइड इट। थर्ड पॉइंट आ जाता है न्यूक्लियोइड, जो मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लिक एसिड जो है जिसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, तो न्यूक्लियोइड इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोइड ही नहीं रहता, कोई न्यूक्लिक एसिड ही नहीं रहता, तो यहाँ पे हमारे सेल्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब चौथा पॉइंट, इनमें सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है, जबकि हम में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स रहते हैं। हमारे खोल के देख लो अगर न्यूक्लियस, कितने सारे क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे, और उसके अंदर डीएनए तो अनगिनत, ऐसा रहता है। एंड फिफ्थ आ जाती है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मौजूद नहीं रहते। कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन होना ही जरूरी है ऐसा कुछ भी नहीं रहता उनके सेल ऑर्गेनल्स में, सब सूप के तरह ही इधर उधर फैले हुए रहता है। अब वैसे ही फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है कि हमारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे मैंने कहा था सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहता है, तो हमारे जो सेल के ऑर्गन्स हैं वो पूरे मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी फैला है, एक पर्टिकुलर जगह पे, एक स्थिर जगह, एक अपने स्थान में स्थिर तरीके से वो बैठा रहेगा। हमारा ऐसा सेल रहता है, और इनका प्रोकैरियोटिक सेल कुछ इस तरीके का रहता है। अब जो मैंने आपको वायरस का पॉइंट कहा था, मैंने यहीं पे वापस वो रिपीट किया था कि वायरस का कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता, तो वो एकदम नॉन लिविंग की तरह रहता है, ये वही पॉइंट है। तो आई होप कि आपको ये जितनी भी कहानी थी न्यूक्लियस की वो पूरी आपको समझ गई होगी।
ये वही डायग्राम है यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस का। तो ये जो पूरी कहानी थी न्यूक्लियस की, आपको समझ गई होगी न्यूक्लियस क्या है, फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस किससे बना है, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती है। फ्लो चार्ट जो है, आप अगर चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पूरा फ्लो चार्ट कैसे है, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद रहते हैं, फिर बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या रहती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या रहती है, ये सारी चीज़ें एक जो थी क्या है। तो ये था हमारा सेकंड था। एक तो सेल बना रहता है अपने सेल मेम्ब्रेन से, दूसरा जिससे सेल बनाता है वो था न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस पूरा खत्म कर दिया है। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आ गया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी आपको जानना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, या कुछ भी आपने फैक्ट, अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नेट में पढ़ा हो, उसके ऊपर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड सेकेंडली अगर आपका कोई वीडियो सजेशन भी है तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड जैसे हमेशा कहती हूँ, लर्न मोर, प्रैक्टिस, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।